नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज बात यूपी की, जहां लोकसभा के चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। जिस राज्य से भारी बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता तक बीजेपी 2014 और 2019 में पहुंची, वहां इस बार मायूसी हाथ लगी है। इसी राज्य की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस के बाद सीएम योगी एक्शन में हैं। वो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर विकास के कार्यों की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। सहयोगियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के हारे प्रत्याशियों के साथ उनके संवाद का कार्यक्रम भी चल रहा है। जमीनी पड़ताल के लिए बीजेपी ने टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स की मियाद आज खत्म हो रही है। इस टास्क फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर यूपी में बीजेपी का बुरा परफॉर्मेंस, बुरा हाल क्यों हुआ। इसके लिए 80 लोकसभा सीटों के हिसाब से 2-2 लोकसभा क्षेत्र के लिए एक टीम में 2 सदस्यों को रखा गया है। ये सदस्य प्रदेश पदाधिकारी और पूर्व विधायक बताए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस कवायद से क्या बीजेपी को 2027 में विधानसभा में फायदा होगा। क्या इस लोकसभा चुनाव से सबक सीखकर बीजेपी जमीनी हकीकत को परख पाएगी। हालांकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने 9 विधानसभा उपचुनाव का टेंशन भी है, क्योंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में है। आपको बताते चले, लोकसभा में 36 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का हौसला हाई है और इसी के साथ उनका दावा है कि 2027 में वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। दोनों ही तरफ से दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं। किसके दावे का ज्यादा दम दिखेगा, इसके लिए देखना होगा। लेकिन दोनों ही तरफ से आरोपों का दौर भी जारी है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में शानदार रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज दिन भर उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरह से गरमाई रही है, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। जिस यूपी ने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, जिस यूपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की झोली भर दी, वहीं इस बार बीजेपी की बम्पर जीत का अश्वमेघ रथ रुक गया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 33 सीटें आई, यानी 2019 से तुलना करें तो बीजेपी ने 29 सीटें इस बार गंवा दी। वहीं समाजवादी पार्टी को इस बार 37 सीटें आई। 2019 की तुलना में इस बार 32 सीटों का फायदा हुआ। वहीं कांग्रेस को इस बार 6 सीटें मिली, जबकि 2019 में सिर्फ 1 सीट ही मिली। यानी बड़ी पार्टियों में बीजेपी का ग्राफ यूपी में इस बार काफी गिरा, जिसके बाद मंथन का दौर शुरू हो गया। यूपी में बीजेपी ही नहीं, एनडीए के सहयोगियों को भी भारी झटका लगा। जनता के खिसकने से जो सियासी भूकंप आया, उसकी वजह तलाशने के लिए 8 जून को यूपी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो पहला लक्ष्य था कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का वो सपना साकार हुआ। एनडीए गठबंधन का वो सपना साकार हुआ और मजे की बात, गठबंधन ने पहले ही प्रत्याशी घोषित करके प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री पद की जीत हुई। ये पहली चीज है। रही बात जो आप लोगों के जहन में है कि सीटें कम आई, तो उसकी समीक्षा हो रही है, हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशित रिजल्ट थे उस पर भी चर्चा हमको लोगों में होगी और निश्चित रूप से जो कमियां हैं उस पर आएगा, फिर आगे सुधार किया जाएगा, फिर जीत में दर्ज किया जाएगा। मंथन का दौर यही नहीं थमा। 10 जून को दिल्ली में अमित शाह से सीएम योगी मिले। उसी दिन शाम में लखनऊ में योगी ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उत्तर प्रदेश राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा में आज एक बड़ी बैठक है। $1 ट्रिलियन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गंभीर हैं और उन्होंने सारे विभाग को जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने पूरी कड़ाई से संदेश दिया है कि जो समय सीमा के अंदर जो है $1 ट्रिलियन को लक्ष्य पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने मोर्चा संभालते हुए 13 जून को कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ भी बैठक की। 14 जून को अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश दिए। साफ साफ कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी अपने सीयूजी फोन को 24 घंटे चालू रखें, ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके। कानून व्यवस्था को लेकर, विकास के काम को लेकर आज भी सीएम योगी ने समीक्षा की। जरूरत के हिसाब से निर्देश दिए। ये मीटिंग गोरखपुर में हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी को अभी जल्द ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होना है। मैनपुरी की करहल सीट, फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट,
मुरादाबाद की कुंदर की सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मीरापुर की विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट। यानी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को इन्हीं 9 सीटों पर एक बार फिर जनता के दरबार में जाना है। इन सीटों पर कहीं भी चूक बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए सीएम योगी लगातार सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए मंत्रियों, नेताओं से लेकर अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, ताकि इस बार किसी भी तरह की कोताही का खामियाजा ना भुगतना पड़े। आज तक ब्यूरो। इसके पहले कि मेहमानों का परिचय आपसे करवाऊं, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आ रही है, सीधे उसका हम लोग करेंगे। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं, गोरक्षनाथ मंदिर में। और फिलहाल बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर में योगी और मोहन भागवत की मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री योगी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात होनी है। आपको बताते चले, लगातार 5 दिन के दौरे पर मोहन भागवत गोरखपुर में बने हुए हैं, लेकिन आज शाम 5:30 बजे जब योगी और भागवत की मुलाकात होगी तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशा जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की वो जो धार जो 2014, 17, 19 और 22 में देखने को मिली थी, वो 2024 आते आते कुंद कैसे पड़ गई। अखिलेश यादव की पार्टी को अगर कमाल का प्रदर्शन करते हुए 36 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी 6 सीटें जीती हैं, तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? लगातार राम मंदिर के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी हर मंच से उठाती रही, उसके बावजूद आखिर अयोध्या में हार का सामना क्यों करना पड़ा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बार बार जब मोहन भागवत से मुलाकात होती है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता की, तो यही कहा जाता है कि ये राजनीतिक मुलाकात नहीं है, क्योंकि पहले ही 5 दिनों से वो वहां पर हैं। इस वजह से उनसे ये एक औपचारिक मुलाकात हो रही है। मुलाकात होगी, क्या बात होगी, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। अजय वर्मा जी, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिन्हा जी लॉयर और एनालिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करते हुए घनश्याम तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी ने, ये सच बात है कि समाजवादी पार्टी के मुकाबले कम सीटें लाई हैं, लेकिन उसके बाद से देखिए वहां पर युद्ध स्तर पर ऐसा लग रहा है 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात क्या डर पैदा करेगी कि वो लोग अंदर ही अंदर अब बड़ी रणनीति बनाएंगे आगे के लिए? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये इंडिया टुडे का इस बार का अंक है। हाँ। ये अंक कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा माना ही नहीं, महंगाई को मुद्दा माना ही नहीं। जो पार्टी इतने घमंड में चूर है, 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है 10 साल में, चंदा लो धंधा लो मॉडल से, वो देश में बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसे मुद्दा नहीं मानती। वो महंगाई को, जो गरीब आम आदमी गरीब हुआ है और गरीब बेसहारा हुआ है, उसे मुद्दा नहीं मानती। तो वो कुछ भी तैयारी कर ले। योगी आदित्यनाथ एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला सकते, मोहन भागवत एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला। ये लोग इतने कमजोर लोग हैं कि अपने ही प्रदेश में बेटियों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे वो IIT BHU की बेटियों हो, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ना हो, या गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट के खिलाफ लड़ना हो। इतना कमजोर नेतृत्व देश ने कभी नहीं देखा। ये जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये बता रही है कि जो देश में मूड है, जो युवाओं का मूड है, नीट के एग्जाम के परीक्षा लीक से जो और बड़ा हुआ है, जो देश की बेटियों का मूड है, जो किसानों का मूड है, वो ये मानता है ये सरकार जबरिया सरकार है। इसने जबरिया मेजॉरिटी हासिल की है। 10 साल तक जो मीडिया एक तरफा दिखाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, मोहन भागवत बहुत मजबूत है, योगी बहुत मजबूत है, ये जो एक तरफा जो नैरेटिव चला कि भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन बता रहा हूं कि इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा कलंक देश के लिए यह है कि देश का मीडिया ये नहीं बता पाया कि ये टक्कर का चुनाव है। ये टक्कर का चुनाव था। ये देश के साथ देश के युवा वोटरों को गुमराह कर, जब पहले नंबर की पार्टी है वो 240 सीटों पर है, घनश्याम जी, और दूसरे नंबर की पार्टी 99 पर है। आपको लग रहा है कि टक्कर है ये? बिल्कुल टक्कर है। किसी भी एग्जाम में कैसे बात कर रहे हैं घनश्याम तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब एग्जिट पोल दिखाता है 543 में से एक पार्टी को मिलती है 240 सीटें। आप सुन तो लीजिए, दूसरे नंबर की पार्टी को आते हैं 99 सीटें। आप कहने की नहीं दोनों के बीच टक्कर दिखाइए, टक्कर दिखाइए। भाई इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे? मुझे लगता है कि ये दर्शक लाइव डिबेट कर रहे हैं हम इस समय। आपकी बात चर्चा अच्छी है। ये दर्शक गुमराह नहीं होगा। ये चुनाव एनडीए बनाम, दर्शक गुमराह नहीं हो, वही मैं भी चाहती हूं, बिल्कुल। ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का चुनाव था।
और एनडीए बनाम इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार ही लास्ट समय पे पाला बदलते हैं, जयंत चौधरी लास्ट समय पे पाला बदलते हैं। अगर आप उनको जोड़ लीजिए तो कुल मिलाके 260, 240, 250 का अंतर रह जाता है। तो ये होती है टक्कर का चुनाव। लेकिन ये कहना इस टक्कर के चुनाव के बाद जब आप जैसी जागरूक पत्रकार पूरा देश घूमती हैं, फिर भी ये कहती हैं कि 401 आ जाएगा एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल में, तो ये गुमराह करना होता है। प्रदीप गुप्ता जी का एग्जिट पोल था, ये उसको हम लोगों ने चलाया, वो गलत साबित हुआ, हमने उसको ऑन किया, ठीक है, वो एग्जिट पोल था। प्रदीप गुप्ता जी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने कमी अपनी स्वीकारी, वो आज तक आकर उन्होंने कमी स्वीकारी थी। बिकी हुई मेहनत है, बिकी हुई मेहनत है। अब सर किसी की मेहनत पर इस तरह से घनश्याम तिवारी जी अब ये कह देना कि नहीं उनकी मेहनत नहीं है और ये बिका हुआ, मुझे लगता है हर एक संस्थान को बिका हुआ बताना ये भाई देश की मीडिया ने जिस तरीके की का गुमराह देश के वोटर को किया है, आप सड़क पे उतरिए, आज भी वोटर इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। प्रधानमंत्री इटली जाए, लंदन जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो जानते हैं कि आज देश की जनता को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहने वाले प्रधानमंत्री स्वयं अल्पसंख्यक हो गए हैं। ये वोटर का सबसे बड़ा करारा जवाब है कि देश का प्रधानमंत्री आज अल्पसंख्यक हैं और दो बैसाखियों के साथ खड़े हैं। बोलिए विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, आपके इस पर लिखकर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी मतलब मोहन भागवत जी से मुलाकात करेंगे आधे घंटे के बाद जी, और उत्तर प्रदेश के 2027 को लेकर तैयारियां। मैं समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मानवर, आप मुझे बताएंगे, क्रमवार मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कि जब आपकी सरकार का अंत कार्यकाल था 2017-18, नोट करिएगा घनश्याम जी, उत्तर दीजिएगा, बेरोजगारी दर बताइएगा, और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर बताइएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपके कार्यकाल में बहुत किसानों के हितैषी बनते हैं ना आप, कितनी चीनी मिलें बंद थी बताइएगा। और दर्शक देख रहे हैं आज तक के माध्यम से, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी चीनी मिलें खुलवाई, इसको भी बताइएगा। नंबर 3, अभी आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे ना, 2017-18 के अंतिम कार्यकाल में आपके 2017 में कितनी सरकारी नौकरी आपने दी थी, और पिछले 6 साल, मैं कह रहा हूं 7 साल में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी नौकरियां सरकारी दी गई हैं ऑन पेपर। आपकी तरह आयोग के अध्यक्ष मनमानी नहीं बनते थे। सुनिएगा, मैं तो अभी डाटा नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। अगला बात, कितने मेडिकल कॉलेज आप खुलवाए थे, कितने किसानों के गन्ना का भुगतान किया था बताइए ना पब्लिक को। भैया हाल आपका बुरा हो गया है, सवाल आप उन्हीं से पूछ रहे हैं। ना, आ गए हम 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, अभी भी सवाल उन्हीं से पूछना है। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये पूरे चुनाव में झूठे बोलना, झूठे चबैना, और आज फिर यहां पर झूठ बोल रहे हैं। मैं तो पूछता हूं, आज की डेट में सरकार है किसकी? एनडीए की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है कि नहीं है? कि आप हैं या आपके नेता हैं? बताइए ना आप पब्लिक को। झूठ बोलते हैं आप, गुमराह करते हैं, पूरे चुनाव में झूठ बोले, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा, ये खतरे में, वो खतरे में, गारंटी कार्ड बांट रहे थे। मैं डाटा देता हूं, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां पिछले 7 साल में दी गई हैं। मैं डाटा देता हूं, मुनरवा चीनी मिल आपके कार्यकाल में बंद हुई थी। मैं डाटा देता हूं, 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.2% थी, आज की डेट में चित्रा जी 2.4% है। वीमेन वर्क फोर्स इनके समय में 13.5% था, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 31.2% है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और तो और 29 चीनी मिलें खुलवाई गई, और तो और 124 अरब से अधिक जुल्म माफियाओं को अपने पाला पोसा। हारे क्यों फिर? बता रहा हूं, झूठ। ये इस बात को झूठ नैरेटिव सेट करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे घनश्याम तिवारी जी। उनका ये कहना है कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, उसने ज्यादा काम किया है। तथ्यों पर बात करिए आप। हाँ, घनश्याम तिवारी जी, 3 तथ्य हैं, बहुत साधारण। अखिलेश यादव जी के शानदार और सौम्य नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक बात बोली, सरकार का काम है रोजगार दिलाना, सरकार का काम है ये मानना कि महंगाई है और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना, सरकार का काम है जातीय जनगणना जैसे मुद्दों के माध्यम से समाज में जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको उनसे लड़ना, ये सरकार का काम है। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये 10 साल तक पूरे देश में सभी को सर्टिफिकेट बांटते रहे कि आप राम भक्त हैं, आप राम भक्त नहीं है। अयोध्या से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश ने दिखा दिया कि असली राम भक्त वो है जो जनता की सेवा करता है, जो किसानों पर गोली नहीं चलाता, जो बेटियों का मान सम्मान नहीं नोचता, जो देश के साथ चंदालो धंधालो का मॉडल नहीं करता। असली राम भक्त को देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से, खासकर मोहन भागवत जी से, ये जो सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी है कि आप राम भक्त हैं, आप नहीं हैं, आप देशभक्त हैं, आप देशभक्त नहीं है, ये सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी छीन ली है। अब इनकी राम भक्ति का सर्टिफिकेट वैसा ही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सर्टिफिकेट है। अमिताभ सिन्हा जी, आप इनके बातों पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। वर्मा जी, धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, मैं तो एक ऐसी व्यक्ति के नाते यहाँ पर इनकी बात का जवाब दूंगा
जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करेगा। देखिए चित्रा जी, आपको इन्होंने कहा और आपके गुप्ता जी जो एग्जिट पोल कर रहे थे उनको उन्होंने कहा कि वो बिके हुए थे, चोर थे। तो यदि परफॉर्मेंस यदि गड़बड़ हो जाए, यदि किसी की बात ठीक ना निकले और वो चोर हो और बिका हुआ हो, तो समाजवादी पार्टी भी क्या 2019 में बिकी हुई थी? 2019 के चुनाव में जिसमें सिर्फ 5 सीटें मिली थी उनको। क्या अखिलेश यादव बिके हुए थे? घनश्याम तिवारी बिके हुए थे? क्यों 5? देखिए, सफलता असफलता को तुरंत इस मानदंड में डालना मुझे लगता है घनश्याम तिवारी जैसे समझदार व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती। दूसरी बात, पूरे मीडिया को आप बोल रहे हो और उसमें एक गुप्ता जी बेचारे, जो मैंने देखा था आपके चैनल में, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बेचारा रो रहा था। और साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, हाँ, कई बार वो ये समझ चित्रा जी मैं कह रहा हूँ, कई बार फेल हो गए। मैं कह रहा हूँ कि घनश्याम तिवारी समझदार में मानता हूँ उनको, तो ये जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। परीक्षा देने वाला हर परीक्षार्थी तो बिल्कुल टॉपर नहीं हो जाता है ना। 2019 में जब ये फेल हुए, 2019 में 2019 में यदि फेल हुए, यदि इनकी सीटें सिर्फ 5 आई 80 में, तो इसका मतलब ये बिके हुए थे, ये चोर थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इसलिए सफलता असफलता के लिए उदारता रखनी चाहिए। मैं अब दूसरी बात करता हूं। इन्होंने नारी सुरक्षा की बात की। इनके मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कहा था कि बलात्कारी जो होते हैं वो लड़के गलतियां करते हैं, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो घनश्याम तिवारी जी आप, कि आप वैसे पार्टी में हो जिसका मुखिया कहता है कि बलात्कारी को माफ करो, उसको लड़का है, गलती हो जाती है, मतलब, और वो नारी सुरक्षा की बात करे वो पार्टी। ये मुझे लगता है कि भारत के जनमानस में बहुत बड़ा एक स्पष्टता है। और इस बात पे मैं आना चाहता हूं कि ये जो अभी चुनावी वहां का रिजल्ट आया है, वो कहीं से भी इन सब बातों पे, बेरोजगारी पे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है। यहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ है एक भय दिखा के, और भय के ध्रुवीकरण कारण मुसलमान, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमान और साथ में जो आरक्षण का भय दिखा के जो आरक्षण वाली जो श्रेणी के लोग हैं उनका उन्होंने ध्रुवीकरण किया। और मैं अंतिम आपको बात बता दूं कि राम के विषय पे चुनाव जीता ही नहीं जा सकता। अन्यथा जब राम बाबरी ढांचा के गिरने के बाद में यूपी सरकार के साथ 3 और सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बर्खास्त हुई थी, मैं इतिहास उठा के बताना चाहता हूं कि वहां पर सभी राज्यों में दोबारा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इसीलिए राम के नाम पे कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता। जो ये बात आप लोगों का चार्ज है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं। उन्होंने इस बार क्या गलती हुई, मुझे ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा। विकास पे, डेवलपिंग इकोनॉमी में जो विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है, वहां विकास के नाम पे चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये बात इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जानते हैं और कहते भी हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत सारी चीजों का आकलन करने के लिए अभी 2019 का वो माफी चाहता हूँ, अगला चुनाव 27 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो लिटमस टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश के लिए। उस समय इनको कमर कसनी चाहिए, जवानी लफाजी बंद करके, और चोरी ना करें। अब इस बार मैं आ रही हूं। अब ये नाम हम जरा ठीक कर लें स्क्रीन पर। मैं आपके पास घनश्याम तिवारी जी फौरन आ रही हूं, लेकिन अजय वर्मा जी इससे पहले आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा स्पीकर चुनाव पर सूत्रों से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है विपक्ष। मांग न मानने पर अपना स्पीकर उम्मीदवार उतारेगा। स्पीकर उम्मीदवार उतारा जा सकता है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की ओर से यह फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि विपक्षी दल जिस तरह से फॉर्म में है, उनको जो सीटें आई हैं उसके मद्देनजर वो चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर पद जो है वो विपक्ष को दिया जाए। और यहां पर स्पीकर का पद भले ही रहे सत्ता पक्ष के पास, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। और अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो फिर स्पीकर उम्मीदवार उतारेगा, यानी कि यहां पर कड़ी टक्कर दी जाएगी। और उनको उम्मीद इस बात को लेकर है कि उधर एनडीए गठबंधन में जो दूसरे दल हैं, हो सकता है इनकी मदद कर दें। इसी वजह से आपसी मंथन किया जा रहा है स्पीकर पद के चुनाव को लेकर। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और लोकसभा स्पीकर चुनाव पर विपक्ष अपना उम्मीदवार उतार सकता है अगर सरकार ने डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को नहीं दिया, उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। अब मैं सीधे आ जाती हूं अजय वर्मा जी आपके पास। ये सच बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरह की उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। दूसरी तरफ लगातार एक ये भी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि 400 पार के नारे पर विपक्ष की ओर से ये जो नैरेटिव बनाया गया था कि भैया ये आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, उसके मद्देनजर जो दलित तबका था उसके अंदर एक स्थिति पैदा हुई इस बात को लेकर, जिसको बीजेपी भ्रम की स्थिति करार देती है। और उसका सीधा फायदा आप लोगों को मिला, क्योंकि निचले तबके में अगर मायावती को भी वो वोट नहीं गया है जो हमेशा 10% के आसपास या प्लस ही रहता था, वो आप लोगों पर शिफ्ट कर गया, उनको 2% वोट हासिल होते हैं। चित्रा जी देखिए, ये तो अध्ययन अब
और मनन और मंथन भाजपा और उसको करना चाहिए, क्योंकि उनकी 33 है और हमारी 37 और 6 43 है। हाँ, ठीक है। हमारी रणनीति थी चुनाव की, हम मुद्दों पर चुनाव लड़े। हमने 400 पार, अब की बार हमने मंगलसूत्र नहीं छीना किसी का, हमने किसी की टोटी उखाड़ के किसी दूसरे को देने की नहीं कही, हमने किसी की बिजली काट के दूसरों को नहीं देने की कही, हमने चूड़ियों की बात नहीं करी, हमने बात करी नौकरी की, हमने बात करी व्यापार की, हमने बात करी जीएसटी से पिटे व्यापारी की, हमने बात करी देश में संविधान की सुरक्षा की, हमने बात करी इस देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण, मतलब मैं ये इंसिडेंट है, सहयोग है, प्रयोग है कि अभी आईटी सेल भाजपा का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, आरएसएस के नेता ने ही कराया वहां तेलंगाना में अमित मालवीय के खिलाफ, मोलेस्टेशन का, सेक्स का उसका। तो ये सहयोग है, प्रयोग है, मेरी समझ में नहीं आता। सर अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, मुझे लग रहा है तेलंगाना नहीं पश्चिम बंगाल का ये मामला है, पूरा आप जानकारी लेकर आया करिए। और अमित मालवीय की ओर से, चूंकि हम लोगों ने न्यूज पढ़ी है, उनकी ओर से 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया गया है, उसके बाद वो अपने बयान से पलट गए हैं। तो मुझे लग रहा है मिसकोट किसी को नहीं करते हैं यहाँ पर। आपको पूरी जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी है मुझे। अभी जानकारी को देखिए, आपने सुना और आपने टोका नहीं। माननीय मुलायम सिंह जी इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है, उनके कोर्ट को बयान को यहाँ बैठ के अब कर रहे हैं मरने के बाद। और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करिए, मास रेपिस्ट के मोदी के हाथ मजबूत होंगे। तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास भाजपा की शेल कंपनी और भाजपा के मुखौटे चेहरे के रूप में जो बैठते हैं लोग करते हैं। अब आप आइए मुद्दों की बात पर। अभी विदेशी अखबारों की बात कर रहे थे। जब देश की सरकार को विदेशी अखबार किसी चीज के बारे में, महंगाई की दर आज 15 महीने के उच्चतम स्तर पर, मैं भारत के अखबारों पर और आपके टीवी पर भी देख रहा था, जब विदेशी अखबार कमर ठुकाते हैं, किसी बात की प्रशंसा करते हैं, तो भाजपा का छोटे से लेकर चिंटू से लेकर पिंटू प्रवक्ता, ज्ञानी प्रवक्ता तक वाह 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 56 इंच करने लगते हैं। लेकिन अभी जब हार हुई थी, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, अल जजीरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, ब्रिटेन ऑनलाइन, द इंडिपेंडेंट, अगर इनको पढ़िए तो देश की सरकार की जीत के बारे में जो एनालिसिस दिया है मीडिया ने, चैलेंजिंग एनालिसिस दिया कि ये जीत नहीं है, ये हार है देश के उस प्रधानमंत्री की जो ग्रोइंग कहते थे, बात करते थे। लेकिन उस पर कहेंगे नहीं, ये विदेशी मीडिया है। हमें तो जब इंडिपेंडेंट देश की सब चीज पर भरोसा है, तो भारत की मीडिया की साख जो भारत की हर मीडिया ने खराब कराई, मित्रों अब की बार 400 पार, और सबके शुरू में 350, 370, 420, 401, उसके बाद जो भारत की मीडिया की छवि बढ़ती जा रही थी। अरे अजय वर्मा जी, मीडिया से झगड़ा बंद कीजिए। आपको बीजेपी से लड़ना है, और बीजेपी से लड़कर भी कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें आई हैं महाराज। मीडिया से मत लड़िए, हम लोग चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। हमसे लड़के आप क्या कर लेंगे? थोड़े देर के लिए आपके जो समर्थक होंगे वो बड़े खुश हो जाएंगे, बड़ा अच्छा किया आपने चित्रा त्रिपाठी को डांटा। इससे ज्यादा आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। मीडिया से मत लड़िए, मीडिया से मत लड़िए, अपना काम कीजिए। जो इधर उधर भटक जाता है ना, वो अपना 272 का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है। 272 अभी भी उनके खाते में है, आपको 99 आई है। आप क्यों भूल जाते हैं इस बात? हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे। और सर मैं तो हैरान हूं, एक सेकंड बात आपको बता, मैं बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव से मुझे खासा लगाव है, तो मैं एक जल्दी से आंकड़ा देते हुए उसके बाद घनश्याम जी में भागवत जी की बात सुनिए, मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए 2007 में मायावती जी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, 2012 में अखिलेश यादव जी ने पूर्ण बहुमत के साथ बनाई, 17 में बीजेपी आती है और फिर वो 2022 में अपने आप को रिपीट करती है। मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी को क्या इस बात का अंदेशा है कि देश का जो सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटों वाला, 403 विधानसभा सीटों वाला, वहां पर कांग्रेस पार्टी 80 में से उसके पास 6 है। क्यों नहीं जीत लिया आप लोग 15 की 15 या 17 की 17 जितनी सीटें लोगों ने दी थी? क्यों नहीं 403 में से आप लोग जीत कर ले आते हैं 202 से ज्यादा सीटें जो बहुमत के लिए चाहिए? सर आप लोग कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश में? यूपी पर हम बात करें ना सर, आपके पास दो विधायक हैं, आपको अंदाजा है आपकी स्थिति क्या हो गई। फिर आप लड़ेंगे मीडिया से? मीडिया थोड़ी ना चुनाव लड़वाता है सर, मीडिया नहीं चुनाव लड़वाता है। मीडिया से लड़ना बंद कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। 403 में से 2 कांग्रेस पार्टी के पास विधायक हैं, ये हाल क्यों बना रखा है, इसका जवाब दीजिए आप। जो अभी आपके मुंह में घी शक्कर जो आपने अभी बात कही है, हम पूरी कर देंगे 2027 में। हम आज की लड़ाई शुरू कर दी है हमने मुद्दों पर। हम ये नहीं है कि साहब एक ये नूरा कुश्ती भागवत जी और बीजेपी के बीच में चल के कि वो कुछ कह देंगे, वो कुछ कह देंगे, आज उसकी मीटिंग करें।
आज से पहले जब उन्हें लगा कि पूरे 10 साल तक भागवत जी कहीं ना कहीं दिखते थे, बोलते थे, एक रणनीति के तहत इनको उतारा गया कि हालात वास्तव में बहुत खराब थे, आप कुछ ना बोले, और उसी रणनीति के तहत नड्डा जी को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कि आप ऐसे बोल दीजिए और अब आप इनसे मिलने चले जाइए। ये एक इनकी पॉलिटिकल विंडेटा क्रोनोलॉजी है। अरे थोड़ा सुन लीजिए, मैं बिना बोल दीजिए, पॉलिटिकल विंडेटा क्रोनोलॉजी है। विशाल जी को सुनते हैं, घनश्याम जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बोले विशाल। और मैं फाइनल कर रहा हूँ 10 सेकंड में। विशाल जी, अरे झूठ का पुलिंदा है। अरे भाई सुनो, तेज बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, अभी झूठ बोल रहे, जो बार बार बोलो। केवल आपके पास एजेंडा ये है कि शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में बैठेंगे और केवल झूठ बोलेंगे, बचा लेंगे, देश में ये कर देंगे। अरे आप जैसे लोगों ने भारत की छवि खराब कर रखी है। चाहता हूँ कि मानवल SC/ST के एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। SC/ST के प्रमोशन का विरोध किसने किया था? और आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर दोष देते हैं। परवाही नहीं है, आरक्षण खत्म करने की आपका सीट पर चुनाव लड़े थे आप? कितने सीट पर चुनाव लड़े थे? आपका एजेंडा था आरक्षण खत्म करना। 99 आई है और आप 328 पर लड़े थे। 30% स्ट्राइक रेट है आपका, 30%। और भारतीय जनता पार्टी 441 पे लड़ी थी, 240 आई है। 54% स्ट्राइक रेट हमारी है, 30% है, 30%, 33 पर पास होता है। हमारे 4 सहयोगी थे जो हमारे से मिले थे और यहाँ पर बैठकर फिर वही हम 42 दल के साथ गठबंधन बने लगे थे। झूठ का पुलिंदा, हम 22 दल के साथ का पुलिंदा क्यों कह रहे थे? आपकी संविधान एजेंडा लेके आते हैं, सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किसने किया? आपके पास कुछ सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन। बोल लेने दीजिए, जब आप बोल रहे थे ये शांति से सुन रहे थे, घनश्याम जी भी इंतजार में, अमिताभ जी भी, इनकी बात हो जाए, इनकी बात हो जाए। आपकी सरकार भारत में आपातकाल किसने लगाया? आपकी सरकार ने लगाया। तब संविधान खतरे में नहीं है जब आपके नेता ऑर्डिनेंस फाड़ देते, जब आपके नेता ऑर्डिनेंस फाड़ देते, जब आपके नेता ऑर्डिनेंस फाड़ देते, तब संविधान खतरे में नहीं आता। और आप यहाँ झूठ का ये 4N की सरकार है। फिर आप यहाँ झूठ करने के खेलना चाहते हैं। पहले 1N की सरकार थी, तो हमें उम्मीद थी किसकी मैनिफेस्टो में कहा गया था? अरे अजीत जी उनको बोल, दोनों लोग साथ में बोले, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। एक एक करके, एक एक झूठे बोलना, झूठे चबैना, केवल झूठ बोलो, केवल एजेंडा चलाइए, एजेंडा चलाइए, एजेंडा चलाइए, ऊपर से नीचे तक झूठ बोलते हैं। तथ्यों पर बात करिए, ऊपर से तथ्यों पर बात करिए। तथ्य नहीं है। बात करिए 2014 से पहले तो भारत आजाद ही नहीं था। अरे महात्मा गांधी की आजादी में योगदान नहीं है। आपका ये एजेंडा हो गई, आप दोनों लोगों की बात हो गई। प्लीज अजय वर्मा जी, इनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है, 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 ये तरीका ठीक नहीं है भैया। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है सर, आप लोग एक सेकंड सर, स्टूडियो में बैठे हुए प्लीज, मैं यहाँ पर ऑडियो भी डाउन नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे ऑडियो से फिर आप प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, सब लोग अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, प्लीज थोड़ा सा हम डिबेट की मर्यादा का ख्याल रखें। घनश्याम तिवारी जी, अब आपके पास आते हुए, ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि 400 पार आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये वाला नैरेटिव ज्यादा काम कर गया। इस तरह की स्थिति मानी जा रही है अभी तक, और जिसको लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान है आगामी दिनों में कि विपक्ष ने जो भ्रम फैलाने का काम किया है उसको हम तोड़ेंगे। सवाल बड़ा यह है कि अब विधानसभा की तैयारी होगी, और हमने देखा था 2017 के बाद 2022 में किस तरह से बीजेपी ने अपने आप को रिपीट किया था। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, दूसरे तमाम ऐसे काम है, तो क्या काट होगा, क्या कहकर जाएंगे लोगों के बीच? चित्रा जी, 3 बातें हैं। पहली बात कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो 3 बड़े नेता हैं, और वो देश के भी 3 बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी, ये भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में सिर्फ उठवल होता रही, कौन बड़ा है दोनों में से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अखिलेश यादव जी के करिश्माई नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में इन तीनों को हरा दिया, और जो हमारी आज जो प्रदर्शन रहा है वो हमारा एक बहुमत का प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में, और ये पहली बात। दूसरी बात कि देश की जनता देख रही है, ये आज का अखबार है, ये मणिपुर की खबर दिखाता है कि किस तरीके से 3 मई के 2023 से आज तक देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। क्या देश की जनता नहीं जानती कि हमें ऐसा नाकाबिल प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, और इसीलिए उत्तर प्रदेश का उस पर प्रभाव पड़ा। तीसरी बात कि ये सरकार जो कि एक अल्पसंख्यक सरकार है, अल्पसंख्यकों को गाली देते हुए प्रधानमंत्री इस चुनाव को लड़ रहे थे, लेकिन अब ये सरकार एक अल्पसंख्यक सरकार है। 2027 में तो हम जीतेंगे ही,
लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं ये सरकार टिकेगी नहीं। जो सरकार 10 साल से नीतीश कुमार के ऊपर खंजर भोंक रही थी, तरह तरह के खंजर भोंके, जो सरकार तरह तरह से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर खंजर भोंक रही थी, उसके सहयोगियों को उस पर भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मिजोरम तक अपना ऐसा कोई भी सहयोगी दल नहीं है जिसके ऊपर खंजर न चलाया हो, जिसको गिद्ध की तरह नोचा ना हो या जिसको डसा ना हो। तो इसीलिए ये बात तो तय है कि ये सरकार टिकेगी नहीं। आज भी जनता के मुद्दे कायम हैं और आज भी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पे कायम है। रही बात 400 पार की और संविधान बदलने की, भारतीय जनता पार्टी आजादी के समय से और उसके बाद से वो देश के दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वो चाहती है कि संविधान बदले, वो नहीं चाहती कि देश में आरक्षण टिका रहे। संविधान बदलने की बात इनके अपने प्रत्याशी करते थे कि हमारी 400 पार की मेजोरिटी आएगी। अरुण गोविल से लेकर न जाने कितने लोगों ने कहा 400 पार की मेजोरिटी आएगी, हम संविधान बदल देंगे। तो देश की जनता ने कहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलेगा, हम उनका तख्त बदल देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी कितने भी घड़ियाली आंसू बहाले। आपने बताया सबसे बड़ा नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हर मंच पर उन्होंने कहा कि ये जो बातें कही जा रही हैं संविधान बदलने की या फिर 400 पार आएगा तो ऐसी स्थिति, वो पूरी तरह से झूठ है। तो आपने नीचे वाले नेताओं की बात तो सुन ली, नरेंद्र मोदी खुद ही हर मंच पर बोल रहे हैं वो बातें। घनश्याम जी की बात हो जाए। जितनी मैंने बहुत सारी डिबेट्स की हैं, लेकिन जितनी डिबेट्स मैंने नहीं की होंगी उससे ज्यादा झूठ प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं बोला होगा, अमित शाह ने नहीं बोला होगा। जो प्रधानमंत्री देश के चुनाव को हिंदू मुस्लिम से शुरू करे और उसके बाद मीट मछली पे ले जाए, मुजरा पे ले जाए, और फिर प्रधानमंत्री इटली जाते हैं, इटली में पोप को गले लगाते हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं कि उनको अपने देश के ही 20-22 करोड़ अल्पसंख्यकों से नफरत है। उसको कहते हैं कि इनके सामने इनके बारे में कहना चुनाव में मुजरा करना है, जिसको विपक्ष का चुनाव प्रचार ही मुजरा लगने लगता है, और विदेश जाकर के पोप को गले लगा रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता, ये अमिताभ सिन्हा जी हैं, 10 साल से उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, लंबे समय से उनके कार्यकर्ता रहे हैं, इनकी बात तो एक बार भरोसा कर भी सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी की बात का भरोसा तो न मुझे है, न देश की जनता को है, न किसानों को है, न बेटियों को है। प्रज्वल रेवन्ना का हाथ खड़ा करके बोल दिया कि इसको वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं। 10 साल से बेटी बचाओ का नारा लगा रहे थे। तो उनकी बातें तो किसी को कोई भरोसा नहीं। बोलिए, एक बार उनकी बात हो जाए। अमिताभ सिन्हा जी, इस मुद्दे पे कि वहां पर जो पोलराइजेशन हुआ, मैंने जो से पहले कहा, वो पोलराइजेशन था जैसे अभी बार बार घनश्याम जी भी बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इधर बोलते हैं ओबीसी और दलित, हिंदू जो है वो बटा हुआ है और मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक में एक है। क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? उसमें वो आज तक नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको एक मुसलमान का वोट सीधा चाहिए, हिंदू बटा हुआ चाहिए समाज। ये है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पूरा खाका, जो चुनावी उसकी रणनीति होती है। अब विषय पे आते हैं कि जो इन्होंने कहा कि हम लोग जीते हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोग वहां जीते हैं एक उसी भय की मानसिकता को दिखा के। देखिए, कोई भी जो चुनाव जीता जाता है ना, उसमें हमेशा थ्रेट परसेप्शन, ये मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल जो एनालिस्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके विद्वानों की, कि चुनाव जीता जाता है तो भय का माहौल दिखा के। हमेशा थ्रेट परसेप्शन करिएगा तो चुनाव में लोग आपकी ओर वोट देंगे कि देखो हम यदि नहीं आए तो ये होगा। वो भय का माहौल है। और आपका जो पार्टनर था यानी जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास कितना गंदा उसका इतिहास है। जो इंदिरा गांधी के समय में जिनके बारे में बार बार ये बोलते हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी हुई हैं, राजीव गांधी हुए। अब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने संविधान बदला। क्या आप लोग, घनश्याम जी आप समझदार व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सा इतिहास तो पढ़ लिया करिए। आपने उसके साथ गलवैया डाली जो नामी है संविधान बदलने के लिए। 1976 में उसने संविधान का पूरा खाका बदल दिया, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बदल दिया। जो बाबा साहब की रट लगाते हैं आप लोग, वो बाबा साहब का जो प्रस्तावना थी, जिसमें बाबा साहब ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है, इंदिरा गांधी ने वो आत्मा बदल दी और आप लोग उसके साथ गलवहिया बना के क्या बदलाव क्या बताइए? अरे उसमें आपने जो दो बदलाव किया, अरे आप ही बताइए क्या बताइए ना, आपने क्या बदल दिया, क्या बदलाव किया बताइए? 2 बदलाव किया बताइए। धैर्य रखिए, आप चिल्लाइए मत। मैं आपकी बात, आपके प्रलाप को मैं सुनता हूं तो मेरे आप बताइए तो सही, क्या बदलाव चुप तो रहिए ना, आप अपना टर्म आइएगा तो प्रश्न पूछिएगा। मैंने जो कहा, जो 1976 में उसने पहले 5 साल को 6 साल बनाया, क्या बदलाव किया? अब आपको समझदारी में छोटापन हो गया तो मैं क्या करूं? नहीं, अरे तो 2 बदलाव किया। अरे तो 5 साल के पहली बात है, 5 साल को 6 साल किया। प्रियम्बल में उसको बदला, उसमें जो बाबा साहब और जो पूरा कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कभी नहीं माना था कि एक मिनट सुनिए ना आप, चुप रहिए। मैं कह रहा हूं घनश्याम जी, पहले धैर्य से सुनने क्या तो सुनो तो सही। प्रियम्बल में यह डाला गया
जिसको कि संविधान सभा और बाबा साहब अम्बेडकर ने उचित नहीं समझा था कि इसको सेकुलर और सोशलिस्ट बनाया। अच्छा, सोशलिस्ट बदलना देश के साथ गलत काम है। बहस करिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ये दिखाता है कि आप लोग घोर जातीय हैं। आप नहीं चाहते कि देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आगे आए। आपको सोशलिस्ट से नफरत है। घनश्याम जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को कोई छू नहीं सकता, और फिर आप उसके प्रियम्बल को बदल दिया और उसके साथ ये गलबहियां डाले। मैं चिल्लाना नहीं चाहता। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें बदला गया कि नहीं बदला गया? मैं जवाब देता हूँ। हाँ, नहीं बदला। दोनों चीजों पर मत जाइए, दोनों चीजों पर मत जाइए। एक तो ये कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसको बिल्कुल बदला नहीं जा सकता। मेरे समय में डाका नहीं डाल सकते। नहीं, घनश्याम तिवारी आप चुप रहिए, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर घनश्याम जी ये इनकी आदत है। जहां पर नहीं बोलेंगे, जल्दी से अपनी बात। देखिए, तो संविधान बदल के तानाशाही लगाया, इमरजेंसी लगाई देश में और सबों को जेल में डाला, सभी नेताओं को, और उसके साथ ये आप मिलकर भाईचारा निभा रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं संविधान बदलोगे। क्या ये शर्मनाक घटना है आपकी? प्रस्तावना तो बदला गया था ना घनश्याम। और इमरजेंसी किसने लगाई थी? इसी बात को लेकर आप लोग बीजेपी पर निशाना साधते हैं। इमरजेंसी किसने लगाई थी? ऐसे कैसे इंकार कर सकते हैं? एक बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं लौट रही हूँ। कानून व्यवस्था को लेकर, विकास के मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हर प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गोरखपुर में अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ये बड़ी बैठक कर रहे हैं। कानून व्यवस्था और विकास के मामले को लेकर ये बड़ी बैठक इस वक्त गोरखपुर में चल रही है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी। जल्दी से अपनी बात बोले। शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फैसला बदला किसने? राहुल गांधी के पिताजी ने, राजीव गांधी ने। और वो संविधान बदलना नहीं था। ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण जो है, ये इनके राजनीति के मूल में है। और ये पूरे मुस्लिम को एकजुट करके और हिंदू समाज को बांट के इन्होंने जो इस बार अपना जो चुनावी जीत दर्ज की है, वो आगे आने वाले चुनाव में ध्वस्त होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। बोले जल्दी से घनश्याम जी। देखिए, इन्होंने कहा कि इनको इस बात से नफरत है कि देश के संविधान को बदला गया, उसमें धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट समाजवादी शब्द डाला गया। अगर इससे भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, भारतीय जनता पार्टी क्यों इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं माना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो मेरी बात का जवाब दे रहे नहीं है। थोड़ा जारी आप बीच में बोलिए। चित्रा जी हैं, आप चुनाव कार्यक्रम चित्रा जी बोलेंगे। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो नहीं माना, जो प्रस्तावना जो है उसको बदला, और आप उसको मामूली बात मान रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, प्रस्तावना में बदलाव करने की क्या जरूरत? मैं इन्हीं की बात कह रहा हूं। अगर बाबा साहब को ठीक लगता उन्होंने जो किया वो किया, उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। की बात कर रहा हूं। तो फिर अगर मौजूदा सरकार को कुछ ठीक लगे तो बदलाव करे तो फिर आपका सवाल इनके सवाल से जुड़ता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लंबे समय के सदस्य कह रहे हैं कि इनको धर्मनिरपेक्ष शब्द और सोशलिस्ट शब्द से नफरत है, और इसीलिए देश की जनता को इनसे नफरत है, क्योंकि ये लोग 10 साल से देश में हिंदू मुस्लिम बहस करा करके घर घर को लड़ाना चाहते हैं। ये देश की सामाजिक ताना बाने को तोड़ना चाहते हैं। ये सामंती लोग हैं, ये चाहते हैं कि मुस्लिम और सामंती लोग मजबूत हो, लेकिन देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनके लोहिया जी, अम्बेडकर जी, जिनके सबसे बड़े लीडर्स रहे हैं, उनके खिलाफ ये लोग रहेंगे और आगे भी रहेंगे। अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ को किसने विकसित किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ना। भारत रत्न किसके कार्यकाल में मिला? कांग्रेस ने तो नहीं दिया था। और तो और ओबीसी कमीशन किसके कार्यकाल में बना? कांग्रेस ने तो नहीं बनाया था। तो चित्रा जी, ये तथ्य हैं, लेकिन ना ये झूठ बोल के एन केन पका रहे, अपनी नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अभी देखिए लाइव डिबेट में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऐसे आप सोचिए, तभी तो कह रहे थे संविधान बदल देंगे, आरक्षण ले लेंगे, और गारंटी कार्ड जो बांटे थे भैया, बांटे और रहा कहां है? वो जो महिलाएं हमारी बहनें लाइन में लगी हैं यूपी में, झूठ बोला। मैं तो कहता हूं इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। ये ब्लंडर है चित्रा जी लोकतंत्र के नाम पे कि आप ये गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। ठीक है चित्रा जी, 2014 के बाद देश में जो सोशल फैब्रिक, सामाजिक समरसता खराब हुई है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 139 पे नंबर पर पहुंच गए, ये देश के लिए शर्मनाक बात है। और ये जो कह रहे हैं कि वो जो लेडीज भेजी है ना, ये भाजपा आईटी सेल का एक प्रोपोगंडा है, तैयार करके। सुन लीजिए, 25 करोड़ में से आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा देश के लोग देख रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, पढ़े लिखे आदमी। बात सुन लीजिए, ठीक है, जल्दी से। 14 करोड़ वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा प्रांत है प्रदेश, 80 लोकसभा सीट है।
वहां केवल इन्हें 100 ही लोग मिले, 100 ही लोग। अरे जाति में 10,000 महिला, 2,000 महिला भी, हमने तो लाखों बांटे थे, 100 ही भेज दिए। ये इनका सोची समझी रणनीति है, साजिश है, षड्यंत्र है, जैसे इनकी नेचर है, जैसे इनकी चाल है, ये बिल्कुल ऐसे है। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर 2027 का विधानसभा चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है। यकीनन सबसे ज्यादा 403 सीटें आती हैं वहां से और इसी को लेकर लड़ाई है। समाजवादी पार्टी का उत्साह बढ़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई चूक नहीं करना चाहती। यही कारण है कि अभी से पार्टी लग गई है। किसके दावे का दम दिखेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।